नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला पर। और आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी की क्लास में आगे बढ़ेंगे और आज आप देख रहे हैं 18th लेक्चर है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वाला जो लेक्चर था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन्स को लेकर के थोड़ा सा, और साथ में कराए थे कुछ क्वेश्चंस जो पिछले लेक्चर्स के थे, मतलब कि दर्रों से संबंधित ना। उसके पहले के लेक्चर्स जो थे हम लोगों ने पूरे भारत के जो नदन जो पास है ना वो सब कंप्लीट कर लिए थे। अब वही थाल, भोर और पालघाट, मतलब जो घाट हैं दक्षिण वाले जो पास हैं, वो आगे चल करके हम दक्षिण भारत पढ़ते समय पढ़ेंगे। तो एक तरीके से हम लोग ना पूरा हिमालय कंप्लीट कर चुके हैं। हिमालयन रीजन के बाद हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा माउंटेन रेंजेस और पीक्स पढ़ चुके हैं नदन हिमालय की पूरी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है किसके बारे में, वहाँ के पासेस के बारे में। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसे बोलेंगे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी मदद करते हुए आप लोग इस लेक्चर को या इस पूरे के पूरे बैच को अपने जानने वालों में या जो पढ़ते हैं उन तक इन्हें पहुंचाइए, ताकि जो है उनको भी इसका लाभ मिले। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस कोशिश में लगे हैं कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचे वो पहुंचे, इसमें आपकी मदद की बड़ी आवश्यकता है। तो आप ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है, अपने जान परिचय के जो दोस्त हैं उनमें। ठीक है, टीसीएस पाठशाला करके आपका कोचिंग का एप्लीकेशन भी है। ठीक है, प्ले स्टोर से जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से जब इसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि यूपीपी के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं, एसएससी जीडी के टेस्ट अब लगातार उस पर जा रहे हैं, एसएससी के टेस्ट जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द ना यहाँ पे ढेर सारे टेस्ट होंगे जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएंगे ना, एकदम वैसा ही जैसे आप एग्ज़ाम में दे पाते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो इससे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करूं, आप देखो यहाँ पे फिजियोग्राफी में जब पढ़ रहे थे तो ये पूरा का पूरा आपका हिमालयन रीजन था, आपने इसे पढ़ा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हिमालयन रीजन था इसे आपने पढ़ा था। और हिमालय यहाँ से इंडिया की एक प्लेट थी, आपने पढ़ा था ना, ये जा करके यहाँ पर यूरेशिया की प्लेट में टकराई थी। और ये बीच में जो टेथिस सागर था यहाँ पे निर्माण हुआ किसका, हिमालय का। ठीक है, ये बात आपने पहले से पढ़ी है। और अब ये देखिए प्रायद्वीपीय भाग जब यहाँ जाकर के जुड़ा, ये हिमालय बन गया, और ये वाला भाग मान लीजिए यहाँ पर ऐसे जुड़ा, तो इसके बीच में ना, इसके बीच में बहुत सारी जगह बची। और वो जगह जो है वो जो हिमालयन रिवर्स थी, वहाँ पे जो नदियाँ थी, वहाँ से बहा करके लाई गई मिट्टियों के द्वारा पूरा का पूरा जो है वो भरा गया। एक तरीके से माना जाए एक डिपॉजिट हुआ। देखो ये जो इंडियन प्लेट आई है, डेक्कन का प्लेटू आया है ना इधर से ये, और इधर हिमालयन रीजन के बीच में ना ये जो गैप है, इसके बीच में ये जो गैप है ना, ये गैप जो है वो फिल किया गया। अब ये गैप मैप में तो भले ही थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये कई सौ किलोमीटर के बीच में विस्तृत है। और ये टाइम के साथ ना, ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ 2 दिन में नहीं होती। तो अगर बोला जाए धीरे धीरे ये भर गया, तो धीरे धीरे मतलब कई हज़ार वर्षों में जो है या कई सौ वर्षों में जो है ये डिपॉजिट यहाँ पर एलुवियल सॉइल्स, यहाँ से जो अवसाद लाए गए ना, यहाँ से रिवर्स जो अवसाद ले आई, यहाँ पर ये फिल होता गया। फिल होते होते अगर वर्तमान समय में आप कन्याकुमारी से जो है वो हिमाचल लद्दाख तक अगर आप जाते हैं, मतलब लद्दाख में हिमालय तक जाते हैं, तो यू विल फाइंड नो गैप। ऐसा कोई गैप नहीं मिलेगा आपको, कोई ट्रेंच नहीं मिलेगा, यहाँ पर खाली स्थान नहीं मिलेगा, बल्कि ये मिट्टियों से भर गया है। और यही जो मिट्टियों से नदियों द्वारा लाए गए एक प्लेन का निर्माण हुआ है, इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हालांकि इनको हम लोग सब डिवीज़न में भी लेके जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा मारवाड़ प्लेटू सुना होगा, मालवा सुना होगा ना, बुंदेलखंड सुना होगा, बघेलखंड सुना होगा, छोटा नागपुर का पठार सुना होगा। तो पर्वतों की हाइट कम हो जाए या थोड़ा ऊंचा स्थान हो जाए ना, तो उसको हम पठार भी बोलते हैं। लेकिन अगर अभी हम पठार को अलग से ना पढ़ें और इसको पूरा का पूरा मिट्टियों का जो मैदान है उसको लें, तो ये पूरा का पूरा जो मैदान है इसी को हम ग्रेट प्लेन्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग इस ग्रेट प्लेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग का मतलब है जो भारत वाला हिस्सा है, ये वाला ना,
और ऊपर जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, तो इनके बीच में ये जो जगह बची है ना, इसके बीच में जो जगह बची है, आप देखेंगे ना तो वो क्षेत्र जो है वो एक समतल क्षेत्र का निर्माण हुआ है। वो क्षेत्र कैसे समतल क्षेत्र का निर्माण हुआ है? वो निर्माण हुआ है किससे? नदियों के द्वारा। अगर इसको और थोड़ा सा क्लियर किया जाए तो ये आप देख रहे हैं हिमालयन वाली रेंजेस, और इधर ये पूरा का पूरा जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ना, दिस कंप्लीट एरिया इज लाइक प्लेन्स ना, ये प्लेन है। अब देखो प्लेन्स अलग अलग रिवर सिस्टम के द्वारा बनता है। जैसे देखो इधर इंडस रिवर सिस्टम, हालांकि यहाँ से पाकिस्तान वाले रीजन में चली जाती है, लेकिन इंडस रिवर सिस्टम में यहाँ पे 5 नदियाँ होती हैं ना, जिनको आप पंचनद बोलते हैं। झेलम हो गया, बियास हो गया, राबी हो गया, सतलज हो गया, चेनाब हो गया ना। तो ये अपने अपने बीच में ना अलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा जब प्रयागराज की बात होती है तो कहा जाता है ये किन 2 नदियों के दोआब में अवस्थित है ना, तो उधर से यमुना और गंगा रिवर के दोआब में प्रयागराज अवस्थित है। तो जब नदियाँ जब आती हैं तो अपने साथ बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं, और ये सेडिमेंट्स ना धीरे धीरे जब नदियाँ मान लीजिए अपनी क्या कहते हैं सबसे युवा अवस्था में है, तो इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी ना। नदियाँ अगर मान लीजिए हिमालय से या किसी एक पर्वत से ऊंचे स्थान से निकल रही हैं, तो जिस समय ये यहाँ से निकल रही हैं उस समय इनकी स्पीड कैसी होगी? तेज होगी। और जब स्पीड तेज होगी तो निश्चित तौर पर स्ट्रीम जो उनकी धारा होगी ना वो पतली होगी, नैरोवर होगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ रही होंगी तो आगे बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं इनकी गति भी कम हो रही होगी, और जब गति कम हो रही होगी तो रिवर्स मेंडर भी करने लगेंगी, ठीक है। तो इसीलिए देखो ना, जैसे जैसे आप नीचे इधर बढ़ते चले आओगे नदियों का क्षेत्र बढ़ता चला जाता है ना, आगे चल करके तो कई मतलब किलोमीटर चौड़ा जो है एक क्षेत्र बन जाता है बहुत सारी स्ट्रीम की वजह से। और वो सेडिमेंट्स जो यहाँ से लेकर के आई हैं ये तो बहुत स्पीड में है, तो यहाँ डिपोजिशन सेडिमेंट का होगा नहीं, ठीक है। तो सेडिमेंट्स जो हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं और यहाँ पर एक प्लेन्स का निर्माण करते हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे अभी आगे जब हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं बांगर का क्षेत्र क्या है, भाबर का क्षेत्र क्या है, खादर का क्षेत्र क्या है, तराई का क्षेत्र क्या है ना, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो सेडिमेंट्स यहाँ से लाए जा रहे हैं, ये सेडिमेंट जो छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के, ये आगे जा कर के जो है वो नदियाँ इसे डिपॉजिट कर देती हैं, और यही डिपोजिशन से धीरे धीरे बना हुआ है क्या आपका ये मैदान, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहते हैं? तो बच्चे ये गंगा रिवर है और गंगा की सहायक नदियाँ इसमें बहुत सारी हैं, ठीक है। और इधर इंडस रिवर है, इसकी बहुत सारी नदियाँ हैं, और आप यहाँ से देख रहे हो ब्रह्मपुत्र नदियाँ भी थोड़ा सब जो है प्लेन बना रही हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडो गैंजेटिक ना। इंडो मतलब इंडस हो गया और गैंजेटिक मतलब गंगा हो गया, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाता है, ठीक है। अगर इसी प्लेन्स को हम लोग रीजनली डिवाइड करें ना, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो जैसे इन्हीं प्लेन्स को अगर हम डिवाइड करें तो पंजाब वाले एरिया में जो डिपोजिशन हुआ है, ठीक है। कई बार पंज आप से बना है, मतलब 5 नदियों के क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। तो जब पंजाब और हरियाणा वाला जो प्लेन है इसको पंजाब और हरियाणा वाला प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। राजस्थान वाले प्लेन को हम लोग राजस्थान प्लेन बोलते हैं, या कई बार राजस्थान में मारवाड़ प्लेटू आप सुनेंगे ना, तो आगे चल के इसको और पढ़ेंगे, मतलब मारवाड़ प्लेटू कहाँ है, विल टॉक अबाउट इट ना, अरावली के आसपास है। तो इस तरह से मारवाड़ प्लेटू जो है वो इधर देख लेंगे। फिर इधर अपर गंगा प्लेटू, मतलब गंगा का जो ऊपरी हिस्सा यहाँ पे बनता है। फिर आगे देखेंगे तो मिडिल गंगा प्लेन हो जाएगा ना, गंगा रिवर यहाँ पे सबसे पहले बना रही प्लेन, फिर मिडिल गंगा प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लोअर गंगा प्लेन, मतलब कि जहाँ पे वो डेल्टा बनाती है ना। तो डिपोजिशन जो है यहाँ भी हुआ है गंगा से, यहाँ भी गंगा और उसकी सहायक नदियों का डिपोजिशन हुआ है, और यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। पंजाब वाली जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर भी और थोड़ा बहुत इस तरफ डिपोजिशन करती हैं। तो अगर प्लेन्स जो नदियाँ अपने साथ अवसाद बहा करके ले आई हैं, वो जो डिपॉजिट हुआ है वो कहीं ना कहीं जहाँ पर इकट्ठा हुआ है और प्लेन का निर्माण हुआ है, अगर पूरे प्लेन को कहा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये बच्चा कौन सा हो जाएगा? इंडो गैंजेटिक प्लेन हो जाएगा, इंडस और गंगा से बना हुआ। लेकिन अगर रीजनली हम डिवाइड करें तो रीजनली डिवाइड करेंगे तो भाई साहब ये अलग अलग उसमें होगा, ठीक है। इतना ही नहीं, कई बार तो हम इनको प्लेट्यूज के रूप में भी डिवाइड करते हैं ना, जैसे मैंने कहा मारवाड़, फिर मालवा आएगा, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड ना, छोटा नागपुर का प्लेट्यू, तो विल टॉक अबाउट इट ना। लेकिन ये बात आप समझ गए कि नहीं, रीजनली अगर हम डिवाइड करें तो पंजाब हरियाणा का प्लेन अलग हो सकता है, राजस्थान का प्लेन अलग हो सकता है, अपर गंगा रिवर का प्लेन अलग होगा, मिडिल गंगा रिवर का प्लेन अलग होगा, और उसके बाद देखा जाए लोअर
गंगा रीजन का प्लेन जो है वो अलग होगा। अच्छा, प्लेन अगर मैं गंगा की बात कर रहा हूं तो केवल गंगा ही डिपॉजिट नहीं कर रही, तो गंगा तो ला ही रही होगी सेडिमेंट, साथ में उसकी जो बहुत सारी सहायक नदियां हैं ना, वो सब भी तो जो है वो डिपोजिशन कर रही होंगी। तो ये कंप्लीट ऐसे प्लेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये प्लेन का मतलब ये नहीं कि गंगा बोला गया तो केवल गंगा के रिवर का ही प्लेन, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ऐसे ही इंडस और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की अब बहुत सारी, ये चूंकि टेरेन जो है वो कौन सा है, पर्वतीय है, तो यहाँ बहुत सेडिमेंट नहीं आते। एक चीज़ और यहाँ समझने की बड़ी आवश्यकता है कि जैसे मान लो नदियाँ कहीं से आ रही हैं, तो नदियाँ अगर जहाँ से आ रही हैं तो ज़रूरी है ना वहाँ पर सेडिमेंट होना चाहिए, वहाँ पर अवसाद होना चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो क्या कहते हैं टूट करके आगे आए और वो अवसाद के रूप में आगे बढ़े। ठीक है, आप कहेंगे कि जैसे ये जितने रिवर्स की सर बात कर रहे हैं, क्या ये सब बहुत क्या कहते हैं उपजाऊ मिट्टियाँ ही लेकर के आते हैं क्या? नहीं सर, ये अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स भी लेके आते हैं, लेकिन वो बोल्डर्स कहीं एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो उनकी पावर्स कम होती है। तो नदियों की पावर्स कम होती है तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, हैवी लोड्स को डिपॉजिट करते जाते हैं, और वो जो हैवी लोड डिपॉजिट होता है वही बांगर का क्षेत्र बनता है, फिर तराई का क्षेत्र बनता है ना। इसको और डिटेल में समझेंगे। अब देखो भाई, जैसे कोई नदी है उसको सेडिमेंट मिलेगा तभी तो वो बहा करके ले आएगी और बड़े से प्लेन का निर्माण करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी नदी हो जिसमें सेडिमेंट हो ही ना, जो पर्वतों के बीच से बह रही हो, अगर उसको कहीं से सेडिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब ऐसे पत्थर से बह रही हो जहाँ पे कटान ही संभव ना हो। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना नर्मदा और तापी रिवर के बारे में, तो नर्मदा और तापी रिवर जो है वो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये मतलब एक तरीके से भ्रंश घाटी में बहती हैं, और भ्रंश घाटी में जो रिवर वो मतलब माउंटेन है ना, पत्थर है, वो धंस गया हुआ है और उसी में ये बह रही हैं। ठीक है, और ये रिवर जब उसमें बह रही हैं तो इसमें जो सेडिमेंट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं इनको, और सेडिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं बच्चे, तो इसीलिए आगे इनके मुहाने पर या इनके बीच में कोई बड़े प्लेन का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि प्लेन के निर्माण के होने के लिए क्या आवश्यक है कि उस सेडिमेंट्स होने चाहिए, सेडिमेंट्स होंगे तभी तो आगे जाके डिपॉजिट करेंगे ना वो। तो इस वजह से जो है कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो सेडिमेंट्स नहीं होते उनके पास, ठीक है, और ये क्या कहते हैं वो डिपॉजिट नहीं कर पाती, और डिपॉजिट नहीं कर पाएंगी तो फिर यहाँ पर कोई प्लेन का निर्माण नहीं हो पाएगा ना। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों में बहने के कारण कई बार इनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अध्यारोपित नदी, मतलब कि ये उस मतलब कटान करते करते पर्वत के या चट्टान के उस भाग में पहुंच गई हैं जो बेडरॉक बहुत सॉलिड है, वहाँ पे मतलब कटान नहीं होगी। कटान नहीं होगी तो इसका मतलब है सेडिमेंट्स नहीं मिलेंगे, और सेडिमेंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या नहीं बनेगा, प्लेन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, वैसे एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर जब हम भारत की बात कर ही रहे हैं तो ये प्रश्न बनता है कि ज़्यादातर जो भारत की नदियाँ हैं वो पूरब में ही, पश्चिम से पूर्व की ओर ही जाती हैं, और इधर जो है वो अपने डेल्टास का निर्माण करती हैं। इसका कारण क्या है? तो अगर आपने पहली दूसरी क्लास पढ़ी होगी ना, तो मैंने बताया था कि ये जो है नेचुरली हमारा स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो इस भारत का जो है डेक्कन प्लेटू का जो मतलब ये भारत का जो नेचुरल स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो नेचुरल स्लोप को ही फॉलो करते हुए कहाँ चली जाती हैं, ईस्ट में, मतलब बे ऑफ बंगाल वाली साइड में गिरती हैं। आप कहेंगे सर अभी आपने बताया दो प्रमुख नदियाँ नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो सर इसलिए गिरती हैं क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, और भ्रंश घाटी में बहने के कारण उनका स्लोप अलग बन जाता है। अगर भ्रंश घाटी ना होती तो वो रिवर भी कहाँ से जाती, वो रिवर भी ईस्ट की तरफ फ्लो करती, क्योंकि नेचुरली स्लोप किधर है भैया, ईस्ट की तरफ है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? तो जब गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की बात हो रही है मतलब हम कंप्लीट इंडो और गैंजेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर देखोगे तो कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है। अरे भाई, हिमालय की सबसे नीचे वाली रेंज शिवालिक है ना। और इधर देखोगे ना तो हिमालय का जो फैला हुआ मिडिल ईस्ट तक जाता है रीजन, सुलेमान एंड किरथार रेंज। ठीक है, याद करो मैंने बताया था हिमालय की ये पूर्वांचल पहाड़ी, ये मिडिल ईस्ट वाली वो जो पहाड़ी है। ठीक है, और इधर जो है दक्कन का पठार है ना, पेनिनसुलर इंडिया है, और इधर पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। तो इन चारों के बीच में अवस्थित है कौन सा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट, विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, कितनी दूर तक फैला हुआ है पता है, 3200 किलोमीटर, विद इन 2400 किलोमीटर्स
ठीक है, 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें से 2400 किलोमीटर तो हिमालयन का ये एक्सटेंशन है। तो अगर हम लोग बात करें, एक नॉर्मल बात करें कि ये लगभग इतना किलोमीटर विस्तृत है, ऐसे लंबाई ही नहीं, इसका पूरा का पूरा क्षेत्र लिया जाएगा तो लगभग 3200 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, इस पूरे ट्रैक्ट का। ठीक है, ये कंप्लीट अगर आप देखेंगे, दिस कंप्लीट पोर्शन ना, इसकी बात हो रही है, इसी को हम बोलते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, रीजनल नाम हमने आपको भी बताया ही था। ठीक है, उन पर और चर्चा आगे की कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, मतलब इसी चीज़ को आप कभी मैप देखो, जब मैप देख रहे होंगे तो मैप देखते समय कुछ बातें थोड़ी सी अपने को समझ के रखनी पड़ती है कि जैसे मान लीजिए कोई मैप बना हुआ है तो मैप में ना अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता है। जैसे कई बार डार्क ब्राउन का यूज़ करते हैं, और जब डार्क ब्राउन का यूज़ करते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डार्क ब्राउन बना दिया जाए, तो डार्क ब्राउन बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर माउंटेन है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, ग्रीन का प्रयोग किया जाता है, तो जब ग्रीन प्रयोग किया जाता है इसका मतलब वहाँ वेजिटेशन है, वहाँ पेड़ पौधे होंगे ना, वनस्पति होगी, या तो खेती योग्य भूमि होगी ना, ऐसा होता है। और कई बार क्या होता है, ना तो बहुत डार्क होता है, ठीक है, और ना तो जो है बहुत क्या कहते हैं हल्का डार्क होता है, तो इसे प्लेट्यूज या पठार बोला जाता है। मतलब उतना ऊंचा नहीं कि माउंटेन बन जाए, लेकिन उतना नीचा भी नहीं है कि हम इसको प्लेन बोले ना, तो प्लेट्यूज के रूप में आता है। कई बार आप डार्क ग्रीन देखते होंगे, डार्क ग्रीन होगा मतलब वाटर है और वाटर गहरा है। अगर डार्क ग्रीन नहीं, हल्का सा वाइट शेड में आ जाए, जैसे कई बार देखोगे ना इसके बगल में वाइट शेड में ऐसे फैला हुआ होगा, इसका मतलब जल वहाँ पे है लेकिन उसकी गहराई ज़्यादा नहीं है ना। तो मैप को थोड़ा समझेंगे तो ये बात भी क्लियर होगी। तो जैसे यहाँ पे ये ग्रीन है तो इसका मतलब है यहाँ वेजिटेशन है, या तो अलुवियल सॉइल है, ये पूरा का पूरा मैदान है। ठीक है, ये राजस्थान वाला हो गया, पंजाब हरियाणा वाला हो गया। ठीक है, ये गंगा का पूरा मैदान, लोअर अपर एंड मिडिल प्लेन। ठीक है, अगर इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो औसत गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर, मतलब एक लंबा, मतलब अच्छी खासी गहरान जो है। और आपके मन में अगर ये संदेह होता है कई बार कि इतना गहरा भी हो सकता है क्या, जैसे मैक्सिमम डेप्थ कहीं कहीं 6100 क्या कहते हैं मीटर हो जाती है, तो लगभग अब आप देखो भैया 6000 मीटर तक है। तो जब ये हिमालय का निर्माण हुआ और यहाँ पर डेक्कन प्लेटू, इसके बीच में तो बहुत सारी जगह खाली रही होगी तथित सागर में ना, और वो डिपोजिशन क्यों नहीं जा सकता मैक्सिमम हाइट यहाँ तक। ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान रखना। तो एवरेज हाइट वो जो है, एवरेज डेप्थ कितनी है, 1000 से 2000, मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, 6100, और एवरेज एलिवेशन मतलब कितना ऊंचा औसत में उठा हुआ है, तो 200 मीटर। ठीक है, चलो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो अब हम लोग प्लेन्स को ऐसे डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से माउंटेन है, अगर बच्चे ये माउंटेन है तो निश्चित तौर पर जहाँ ऊंचा स्थान होगा वहाँ से क्या निकलेंगी, रिवर्स निकलेंगी। सहमत हो इस बात से, वहाँ से क्या निकलेंगी, रिवर्स निकलेंगी। अब जिस समय रिवर्स यहाँ से ऊंचाई से निकल रही होंगी, उस समय रिवर की स्पीड कैसी होगी, रिवर की स्पीड बहुत तेज होगी, बहुत ज़्यादा तेज होगी। ये रिवर की नई अवस्था है। एकदम वैसे ही जिस समय आप अपनी एकदम नई अवस्था में होते हैं, या मनुष्य होता है, तो उस समय वो ज़्यादा किसी की बात नहीं सुनता है। अगर उसको कोई बोलोगे कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है, बोलते हैं कि तुम अपना काम करो, ठीक है, अपनी उम्र का लिहाज करो, जो है हमें अपना करने दो ना। कई बार अच्छी बात भी नहीं सुनता है ना। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बीच में अगर कोई बोल्डर मिलेगा ना, पत्थर बड़े बड़े मिलेंगे, तो ये इनको कोई मतलब रुकेंगे नहीं ये। ठीक है, उम्र अभी छोटी है ना, तो इनको कहेंगे एक बात कम करो, हमारा तुम अवरोध कर रहे हो, तुम हमारे साथ चलो। मतलब कि ऐसे ही मजाक बोल रहे हैं कि यहाँ से जो है ये अपनी प्रथम अवस्था में स्पीड इतनी तेज है कि यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर्स और साथ में बहुत सारी मिट्टी, सेडिमेंट्स को लेके आते हैं। कभी आप हरिद्वार जाइए और वहाँ पे गंगा रिवर को देखिए ना, तो वहाँ पे बारिश के टाइम में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा मिट्टी के कण वहाँ पर होते हैं। रीज़न है कि बारिश की वजह से सेडिमेंट बहुत सारे आते हैं, और कई बार वहीं से नदियाँ आ रही हैं, तो नदियों की स्पीड तेज होगी तो वो कटान करेंगी तो अपने साथ लेके आएंगी। बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर्स भी ऊंचाई से ये लोग चले आते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऊंचाई से नीचे उतरती हैं, नदियाँ अब नीचे उतरी हैं, तो निश्चित तौर पर नीचे जाएंगी तो गॉर्ज बनाएंगी। कई बार तेज़ी से स्पीड देखिए, नीचे से पानी जो है वो अंदर जाता है ज़मीन में, फिर ऊपर की ओर उठता है।
ना, गॉर्ज का निर्माण हो जाता है। अब ये बताइए, क्या जिस स्पीड से यहाँ से नदी आ रही थी वही स्पीड से यहाँ से भी आगे बढ़ेगी क्या गॉर्ज के बाद? नहीं, क्योंकि अब उसकी स्पीड कम हो चुकी है। और जिस समय स्पीड कम हो चुकी है, क्या उसके पास पावर है इन बड़े बोल्डर्स को आगे ले जाने की? तो बोलोगे नहीं है सर। तो वो क्या करती है ना, यहीं पर बड़े बड़े बोल्डर्स को डिपॉजिट कर देती हैं। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स को डिपॉजिट कर देंगे कि भैया देखो, अब हमारा सामर्थ्य नहीं रहा, अब जो है आप यहीं पर रहो। तो ये बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे जो कि पर्वतों से नीचे नदियां उतर करके जो है डिपॉजिट कर देती हैं। कारण है, अब उनका फ्लो उतना तेज नहीं है कि इनको ले जा सके। यहाँ तो ढाल थी, ये ढकेल ले आए। अब ये जो रीजन बना ना, इतना दूर बड़ा सा रीजन, इसी रीजन में ना नदियां देखोगे तो नदियां विलुप्त सी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रीम्स छोटी छोटी बढ़ जाएंगी, और छोटी छोटी स्ट्रीम्स बढ़ जाएंगी तो नदियों का स्ट्रीम दिखेगा नहीं। कोई धारा ऐसे आके जा रही होगी, कोई ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे। इसीलिए इस क्षेत्र को भांगर बोलते हैं, ठीक है ना। भाबर, सॉरी भांगर नहीं, भाभर का क्षेत्र होता है, भांगर नहीं, प्लीज इसको ठीक करेंगे। भांगर का, भाभर का क्षेत्र, भाभर, भांगर पता नहीं कैसे आ रहा है, बांगर होता है ना, वो बांगर खादर अलग होगा, तो भाभर का क्षेत्र होगा। तो भाभर वह क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं, और यहाँ पर नदियाँ लगभग विलुप्त सी हो जाती हैं। अब नदियाँ किसी विधि यहाँ से इधर उधर होकर के स्ट्रीम बना करके आगे फिर से जो है वो एक स्ट्रीम के तौर पर दिखेंगी दोबारा, ठीक है। यहाँ से इकट्ठा होकर के फिर एक जो है स्ट्रीम की तरफ दिखेंगी, और नदी जो है यहाँ से आगे बढ़ेगी। स्पीड निश्चित तौर पर कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो अभी नदियाँ बड़े बोल्डर्स को तो छोड़ दी थी, लेकिन अपने साथ कंकड़ को ले जा रही थी। लेकिन अब स्पीड और कम हो जाने की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़्स को डिपॉजिट कर देंगी, और स्पीड स्लो है इसलिए एरिया बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा था ना, स्पीड स्लो है तो एरिया बढ़ता चला जाएगा। अब ये छोटे छोटे जो कंकड़ यहाँ पर डिपॉजिट होंगे और नदी बहुत दूर तक फैल जाएगी, तो यहाँ पर दलदल जैसी स्थिति बनेगी, और साथ में कंकड़ वाली भी स्थिति बनेगी। कंकड़ भी यहाँ पे होंगे, दलदल भी यहाँ पे होंगे। दलदल पानी, दलदल वो क्या कहते हैं, दलदली भूमि होगी, जिससे वेजिटेशन यहाँ पर खूब होगा, ठीक है। और कंकड़ वंकड़ खूब होंगे तो कृषि के लिए बहुत योग्य जमीन नहीं है ना, आप कैसे वहाँ जुताई करोगे ना, बहुत सारे कंकड़ हैं। तो ये क्षेत्र ही तराई का क्षेत्र कहलाता है। अभी इसकी विशेषताएं अलग से पढ़ेंगे, इसे ही हम लोग तराई का क्षेत्र कहते हैं। और तराई के क्षेत्र से जब नदियाँ थोड़ा और आगे बढ़ती हैं, ठीक है, नदियाँ थोड़ा और आगे बढ़ती हैं, तो आप सभी समझ रहे हैं कि स्पीड कम हो चुकी है, लेकिन अब वो छोटे छोटे कण तो लेके जाएंगी। बड़े कण यहाँ छोड़ दी, उससे छोटे कण यहाँ छोड़ दी, लेकिन सेडिमेंट्स को लेके आगे जा रही। अब सेडिमेंट्स को लेके आगे जा रही तो स्पीड कम हो रही है, तो वो क्या करेंगी, सेडिमेंट्स को भी डिपॉजिट करना चालू कर देंगी, स्टार्ट कर देंगी सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन। तो ऐसे बगल बगल जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। आप देखेंगे ना, कई किलोमीटर में एक लंबी सी चौड़ी सी जगह में जो है वो सेडिमेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ये जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टियाँ जो हैं, इन्हीं को आप कई बार बोलते हैं कि ये खादर है या बांगर है। खादर या बांगर करके जो है वो शब्द प्रयोग होते हैं जो नदियां बाद में डिपॉजिट करती हैं छोटे छोटे कणों को। दोनों उपजाऊ है। आप कहोगे बांगर और खादर में अंतर क्या है, तो देखिए हर साल बाढ़ आएगी, हर साल बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी जो है जहां तक जाएगा वहां नई मिट्टी आ जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ ऐसी ऊंची जगह हो जाए जहां जो है इस साल तो बाढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद 5 साल वहां बाढ़ ना पहुंच पाए। अब जिस साल वहाँ बाढ़ गई थी उस साल तो वहाँ खादर हो गया था, मतलब वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गई थी। लेकिन अगर 4-5 साल वहाँ बाढ़ नहीं जा पाई तो ये वही जलोढ़ मिट्टी जो कभी खादर हो रही थी, अब यही तो ओल्ड हो गई ना, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हो गई। पुरानी खादर ही बांगर कहलाती है ना। उपजाऊ में थोड़ा सा पुरानी हो चुकी है तो कम हो जाती है। तो खादर बांगर दोनों उपजाऊ ही होती हैं, लेकिन ओल्ड एलुवियल जो होता है उसको बांगर बोलते हैं, और जो न्यू एलुवियल होता है ना, नई उपजाऊ मृदा होती है, उसे खादर बोलते हैं। मतलब बाढ़ का पानी जहाँ तक हर बार पहुँच जाता है वहाँ खादर का क्षेत्र होता है, लेकिन कुछ ऊंचा स्थान जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता हर बार, उसे आप क्या बोलते हैं, बांगर का क्षेत्र बोलते हैं। सो बांगर इज लेस
फर्टाइल, बांगर कम फर्टाइल है और खादर ज़्यादा फर्टाइल है। अब नदी थोड़ी और आगे बढ़ेगी, और अगर नदी थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब है अब नदी एकदम ही गति उसकी कम हो जाएगी। जितनी गति कम होगी उतना ज़्यादा वो दूर में एरिया को कवर करेगी, इसीलिए आगे बढ़ेगी तो उसमें बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाएंगी, बहुत सारी वितरणिकाएं बन जाएंगी, ठीक है, और यही डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, मुहाना बना देती हैं और जाकर के सुंदरबन के डेल्टा में जैसे गंगा मिल जाती है ना, ये ऐसा है। इन्हीं के बीच में ये जो भाबर है, तराई है, खादर बांगर है, इन्हीं को बोलते हैं डिवीजन, भौगोलिक प्रभाग ना। अब देखिए, भाबर का क्षेत्र हो गया, तराई का क्षेत्र हो गया, अलुवियल प्लेन हो गए, ठीक है, डेल्टाई प्लेन हो गए, डेल्टा जो आगे बनते हैं, और अलुवियन प्लेन में भी डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला रीजन कौन सा आ गया? भाबर का रीजन आ गया, ठीक है। मुझे लगता है आप इन बातों को थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। एक रीजन है जिसे आज कंप्लीट कर लेते हैं, भाबर, और उसके पश्चात जो है बाकी क्लासेस कल पढ़ेंगे। तो भाबर किस क्षेत्र को बोलते हैं? ठीक है, भाबर वह क्षेत्र है जो मतलब कि बड़े बड़े बोल्डर से जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। भाबर के बाद फिर तराई में क्या होगा? अच्छा, आज की क्लास में ना भाबर तक ही हम लोग थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं कि जैसे मान लीजिए रिवर यहाँ से चलती है, तो जब यहाँ से रिवर चलती है तो जैसे ही माउंटेन के नीचे वाले क्षेत्र में पहुँचती है, तो माउंटेन के नीचे वाले क्षेत्र में जैसे ही पहुँचेगी तो इस रीजन में बड़े बड़े बोल्डर्स को वो छोड़ करके आगे बढ़ेगी। और ये जब बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे तो कोई भी नदी की धारा जा रही, अब वहाँ बड़े बड़े पत्थर रख दो, तो पत्थर रख दोगे तो नदी की धारा ऐसे बट जाएगी ना। और चूंकि बड़े पत्थर हैं तो देखोगे ध्यान से ना, बहुत ध्यान से देखोगे तब तुम्हें दिखेगा कि पानी जा भी रहा है। तो इसीलिए यह वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़े बोल्डर्स जो होते हैं, पेबल्स मान लीजिए, बड़े बड़े जो पेबल्स होते हैं वो एकत्रित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ कैसी हो जाती हैं? विलुप्त सी हो जाती है, मतलब विलुप्त सी मतलब दिखती नहीं ना। तीसरी बात, ये औद्योगिक रूप से मतलब कि एग्रीकल्चर रूप से अच्छा नहीं होता, मतलब यहाँ पर क्या ही एग्रीकल्चर कर लोगे, ठीक है ना, ट्रैक्टर ले जाओगे तो फंस जाएगा, इसी में चल ही नहीं पाएगा, तो एग्रीकल्चरली बहुत वो जगह नहीं होती है ना। तो ऐसे ही भाबर, तराई और बांगर, खादर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब हमारी इसके आगे की चर्चा कल वाली क्लास में होगी, ठीक है। आज जो हमारे टीम के सदस्य हैं उनके घर पे थोड़ी सी समस्या थी, तो वो उन्होंने पूरी स्लाइड आज नहीं बनाई, तो कल वाली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, भाबर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है। अगर इसके बाद आप किसी बुक को पढ़ रहे होंगे रेफरेंस बुक के तौर पे, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ सजेशन आपके हों तो ज़रूर बताइए, लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। थोड़ा सा मदद करिए हम लोग की भी, इतनी बात आपसे ये रिक्वेस्ट भी है। और बाकी जो है हम लोग इसके आगे की चर्चा जो है वो कल करेंगे, ठीक है। ये TCS पाठशाला जो है टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जुड़ जाइए, बहुत ज़रूरी बातें यहाँ पर रोज़ शाम को 9:30 बजे टैबलेट आता है, ठीक है। तो आपके काम का है, ये नंबर है, कोई जानकारी है तो बात कर सकते हैं। TCS पाठशाला का एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लेंगे, आगे चल करके आपको ढेर सारा बेनिफिट हो जाएगा। ये यूट्यूब पर आप हमें देख ही रहे होंगे, सबका हैंडल TCS पाठशाला से ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।